ओके, सो सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी एग्जैक्टली फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है बाय डेफिनेशन, वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, एनीथिंग यू अंडरस्टैंड? यस, प्रशंसा। मैम, फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन कंज्यूम करती है और CO2 रिलीज करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, वेरी गुड। और उसमें ATP का प्रोडक्शन भी नहीं होता है। ओके, गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है विच एंजाइम? रुबिस्को। रूबिस्को। सो अभी रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया इंस्टेड ऑफ CO2। आइडियली इससे पहले तक आपने क्या पढ़ा, C3 and C4 पाथवे देखा था। उस C3 and C4 पाथवे में क्या हुआ था कि CO2 को यूज करके ऑर्गेनिक कंटेंट हमें बनाना है। अभी हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ ATP मिल चुका है, जो एक्सेस एनर्जी है वो ट्रैप कर लिया गया है, आयनिक मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना था, नेक्स्ट फेज वाज टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट क्योंकि ऑक्सीजन एज द एंजाइम सेज, यहाँ पे इस एंजाइम के लिए कंपटीशन ऑक्सीजन में भी उतना ही होता है जितना CO2 में होता है। सो यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट यहाँ पे है, तो इसकी वजह से और ऑक्सीजन जो है वो CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा, और जब वो उसके साथ बाइंड करेगा तब जो फर्दर ग्लूकोज फॉर्मेशन होना है वो स्टॉप हो जाएगा। एंड अगर उसकी वजह से ये हुआ तो आगे का जो भी फॉर्मेशन होगा दैट विल बी मेटाबॉलिज्म ऑफ विच केमिकल कंपोनेंट? केमिकल कंपोनेंट का याद आ रहा है, कौन से कंपोनेंट के साथ मेटाबॉलिज्म होना था? The component is glycolate metabolism, फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटर वे में। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जो दो फॉस्फोग्लिसरेट ओरिजिनली आपको मिलते थे जब CO2 के साथ बाइंड करना था, तो 5 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से एक फॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो अगर इस टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है दैट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। एक क्वेश्चन आप सब लोगों से, ये बताओ, फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होगा या C4 प्लांट में होगा या दोनों में होगा? C3। Why? Do you know the reason? C4 प्लांट्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है ना, जिसमें C4 एसिड बेसोफिल में ब्रेक होता है और बंडल शीट में रिलीज करते हैं वो। Okay. उसके वजह से C4 प्लांट्स के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ओके, ओके। सो बेसिकली C4 में ऐसा क्यों होगा, मींस क्यों फोटो रेस्पिरेशन अकर नहीं होगा? रीजन, CO2 हमेशा ट्रैप्ड रहते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रहता है और मेसोफिल और बंडल शीथ के बीच में वो हमेशा ट्रैप्ड रहते हैं। और अगर वो हमेशा ट्रैप्ड हैं तो इंट्रासेलुलर जो उनका कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा राइज होता जाएगा। यही रीजन है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो इंटरफेरेंस नहीं होने की वजह से क्या होगा, इनका प्रोडक्शन, इस प्लांट का जो भी प्रोडक्शन है या उनका यील्ड कह लो, जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे, फ्रूट, फ्लावर, व्हाटएवर इट इज, तो वो चीज का जो यील्ड कैपेसिटी है वो इनका बेटर होता है और कह लो हायर होता है एज कंपेयर टू C3 1। जबकि C3 में क्या हो जाता है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ ट्रैप होने की वजह से जो जितने पॉसिबल CO2 एब्जॉर्ब किए थे या थे ऑलरेडी सेल्स के पास, वो सारे CO2 अपने फुल कैपेसिटी के साथ कंज्यूम नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कॉम्पिटिशन। दैट इज अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। एनीवन इन द क्लास जिसे अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है इसमें?
हाउ मेनी ऑफ यू रीड द एनसीईआरटी? ऑफलाइन में तो मैंने थोड़ी बहुत आपको करवाई है, नॉट श्योर जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है आप लोग कर भी रहे हो या नहीं। कितने बच्चे हैं जो प्रॉपरली करते हैं रीड? रेज योर हैंड। एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली 11th क्लास की। नो वन? एक भी रिस्पॉन्स नहीं है। क्लास में किन्होंने रीड किया है? जितनी मैंने करवाई है प्रॉपरली आपको याद है जो जो चीजें मैंने आपको रीड करने को कही है? ओके, दो बच्चे एटलीस्ट क्लास में, तो दो बच्चे रीड करते हैं, बाकी बच्चे क्लास में भी नहीं करते मेरे सामने। ओके, फ्यू मोर स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स। ओके, चलो, आई वांट एवरीवन टू मेक गुड हैबिट ऑफ रीडिंग। रीजन ये है, आपके जो नीट के क्वेश्चंस हैं, अब प्रैक्टिस ये करो कि वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। यानी नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली चैप्टर के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, एक दो वर्ड्स को स्विच किया जाता है या ट्विस्ट किया जाता है और उस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन प्लॉट करके आपसे आंसर्स पूछे जाते हैं। अभी इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपने वो स्टेटमेंट कभी रीड नहीं किए तो एक्यूरेसी नहीं समझ में आती। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, अब स्टेटमेंट की एक्यूरेसी थोड़ा समझना जरूरी है। वो समझने के लिए एवरीवन स्टार्ट रीडिंग, एटलीस्ट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स तो आपको पढ़ना जरूरी है। वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घुमा फिरा के पूछेंगे और आती हुई चीज नहीं समझ पाओगे। सो फोटो रेस्पिरेशन तो जरूर रीड करना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे। ऋतुजा, यू रेज्ड योर हैंड, एनी डाउट? Okay. If no doubt, then let's move forward to limiting factors. एक बच्चा एक ही फैक्टर के बारे में बताएगा। सो वन बाय वन यू ऑल हैव टू टेल मी कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स के नाम, हमने आई थिंक 4 फैक्टर्स पढ़े हैं, तो उन 4 फैक्टर्स के नाम प्लस उससे रिलेटेड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दैट वाज योर होमवर्क। तो जब तक आप आंसर करोगे नहीं, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी। चलो, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? ओके, ध्रुव का क्वेश्चन है, हाउ मच शुड वी रीड द मॉड्यूल फॉर अ चैप्टर? ध्रुव, ये जो मॉड्यूल कोई रेफरेंस बुक या जो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर करने की जब कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स याद करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद करने के लिए, तो ये कंप्लीटली पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर है। हर कोई सब कुछ याद नहीं रख सकता, किसी की मेमोरी सच में बहुत शार्प होती है, किसी को बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है तब कोई चीज याद रहती है। इट्स ऑल अबाउट फोकस एंड हाउ मच केपेबल यू आर, वो पर्सनली डिपेंड करता है। द मिनिमम आई कैन टेल इज कि आप क्लास हमेशा प्रॉपरली अटेंड करो। अब तो आपके पास प्रिविलेज है कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आप किसी भी मोमेंट, जिस मोमेंट आपको डाउट आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग्स वापस से देख सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। तो क्लास में जितना भी कुछ, आई थिंक हर चैप्टर में मैं 2 या 3 कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं मैं एक्स्ट्रा आपको बता ही देती हूँ, प्लस मॉड्यूल में मैं मार्क करवा ही देती हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज आप पढ़ सकते हो मॉड्यूल से या नहीं पढ़ सकते। बट एनसीईआरटी तो ये बेसिक है, क्लास एंड एनसीईआरटी ये दो कॉम्बिनेशंस मस्ट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि करोगे या नहीं करोगे। मॉड्यूल का इन डेप्थ रीडिंग दैट इज ऑप्शनल। कुछ गलत होगा तो मैं आपको पहले ही मार्क कर दूंगी, बट अभी तक कुछ 2 to 3 पॉइंट्स के अलावा मुझे अभी तक तो मॉड्यूल में कुछ गलत नहीं लगा। हाँ, बॉटनी में काफी चीजें अननेसेसरी ऐड की गई हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, प्लस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज नहीं होने की वजह से तो जो एक चैप्टर की स्टोरी होती है कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, देन पीक पे जाता है, और जब चैप्टर एंड हो रहा होता है तब उतना ही इजी होता जाता है। सो सिर्फ मिडिल के 2 to 3 चैप्टर्स, जो टॉपिक्स है हर चैप्टर के, वही डिफिकल्ट होते हैं। उसी में मेन कॉन्सेप्ट होता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और एंड में समरी और कंक्लूजन के लिए वो हमेशा से इजी रहे। तो वो फ्लो मेंटेन नहीं किया गया है आपके मॉड्यूल में, तो कभी कभी कुछ चैप्टर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। मॉड्यूल इज वेरी गुड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा इंटरेस्टेड हो, इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो और ज्यादा इधर उधर नहीं देखना चाहते इंफॉर्मेशन के मामले में, तो मॉड्यूल आप डायरेक्टली देख सकते हो, इट इज क्वाइट गुड। प्लस 11th का जो आपका फर्स्ट 2 यूनिट है, फर्स्ट 2 मीन्स जिसमें हमने 5 किंगडम्स, सेकेंड यूनिट इज अबाउट सेल्स, उसका फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स,
ये इसकी इंफॉर्मेशन मॉड्यूल में अच्छी दी हुई है, तो वो आप देख सकते हो। आई वोंट सपोर्ट बायोमोलिक्यूल दैट मच। रीजन ये है कि जो भी चीजें अब तक पूरे चैप्टर में आपने जो भी पढ़ी, इनफैक्ट फ्यूचर 12th में भी जो पढ़ोगे, हर केमिकल मीन्स उनको ऐसा लगा कि वो केमिकल का नाम है तो बायोमोलिक्यूल्स में ऐड कर दो, तो सारा डंप किया हुआ। तो डंपिंग की वजह से वो चैप्टर दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करने में डिफिकल्टी आएगी। सो मॉड्यूल अगर मैंडेटरी रखना है, सो प्रैक्टिस के लिए सब लोग मैंडेटरी रखो। तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए आप मॉड्यूल के कुछ पेजेस, कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे आप देखोगे, अपने आप आपको बेटर तरीके से समझ में आता जाएगा। सो दैट इज माय एडवाइस फॉर एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद, मतलब जितना इंफॉर्मेशन आंसर्स में छुपा है तो उतना ही एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, मतलब दैट्स द हाँ वो पर्सनल है। मींस बच्चे, अगर आपको सच में इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ चैप्टर, तो कभी कभी क्या होता है हम जरूरत से ज्यादा भी पढ़ लेते हैं और हमें वो बर्डन नहीं लगता है। आपको जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई तो भी आपको बर्डन नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक। समटाइम्स कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया या फिर बॉटनी हो गई, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बर्डन लगने लगेगा अगर ओवर एक्सप्लेनेशन या फिर ओवर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए तो। सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि एक बार एक चीज ये कर सकते हो आप कि जब चैप्टर चल रहा है जिस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर हमारा चल रहा है और फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग इट, तो पैरेलली उतना ही पोर्शन डेली आप मॉड्यूल में से भी देखते जाओगे, तो आपके लिए वो स्प्लिट इंफॉर्मेशन इजी हो जाएगा, रादर देन चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन मॉड्यूल लेकर बैठने से तो बेटर है। दैट इज माई ओनली कंसर्न। और इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। द थिंग इज, ब्लैक एंड व्हाइट बुक में से कितना पढ़ोगे, यू विल बी बोर्ड एक टाइम के बाद। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाई गई है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है, प्लस उतना इमेजिनेशन करने के लिए उस टाइप का डायग्राम भी नहीं है, 3D व्यूज नहीं है, और थोड़ा बहुत कलर कोऑर्डिनेशन या कुछ ऐसा हो तो अच्छा लगता है चैप्टर्स को पढ़ने में और समझने में। तो ऐसी बुक्स, इसीलिए बच्चे मॉड्यूल से डरते बहुत है, नहीं पढ़ते। बट आई थिंक कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए मॉड्यूल अच्छा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं अभी लिख देती हूँ यहीं पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूर मॉड्यूल से पढ़ना, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो ऐसा है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये चीज पढ़ लेना। देन फर्स्ट 2 यूनिट, यूनिट 1 एंड 2, दिस इज यूनिट 5। तो ये 3 यूनिट्स के लिए मुझे अब तक जितना मैंने देखा आपका मॉड्यूल, आई रियली फाइंड इट गुड। प्लस क्वेश्चन आंसर्स तो हर चैप्टर के MCQ सारे ही सॉल्व कर लेना। अभी लगेगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है क्वेश्चन आंसर, बट बाद में आपको हेल्प मिलती है अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो। एनी अदर क्वेरीज? No. Okay, chalo, let's begin with the limiting factors. Who is going to explain the first one? First point, I think it is related to light. First limiting factor था light. कौन है जो एक्सप्लेन करेगा? Raise your hand. Other than प्रशंसा, क्योंकि उसने फोटो रेस्पिरेशन बता के रखा है। बाकी बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं क्लास में, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बी रेडी। यस ध्रुव। यस मैम। मैम लाइट जो फैक्टर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो वैसे भी प्लांट उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता है, ना क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, ना आगे जाके ATP बनेगा, और ना ही फिर RUBP जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स भी नहीं कर सकता है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। इवन सनलाइट अगर 10% पे भी है तो भी प्लांट के लिए उतना भी इनफ है, वो एक्चुअली उसी पॉइंट पे सैचुरेट भी हो जाती है। करेक्ट। सो लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं है, बट वो इफेक्ट बहुत करता है, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट टू कैरी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके ओके, वेरी गुड। सो द थिंग इज कि जो टोटल सनलाइट है उसका लेस देन 10% पे ही सैचुरेशन आ जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो अगर इससे ज्यादा भी लाइट का एक्सपोजर रहा तो भी प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट। दूसरी चीज, जो डेंस एरिया है,
जो भी डेंस फॉरेस्ट है, नॉट एरिया, डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे जाइंट ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं, शेडी एरियाज रहते हैं, तो उनके अंडर जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू रिसीव द लाइट, मींस फुल कैपेसिटी में लाइट को रिसीव करना। तो ऐसे एरियाज में कभी भी लाइट जो लिमिटिंग फैक्टर वो नहीं हो सकता, जितना ज्यादा मिलेगा उनका प्रोडक्टिविटी उतना ही बेटर होगा, बट कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर दिस 10% ऑफ अवेलेबिलिटी या उतनी इंटेंसिटी के बाद जो प्रोडक्शन है या फोटोसिंथेसिस रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनिशियली वो एक्सेस एनर्जी कैरी करने के लिए और क्लोरोफिल को एक्टिवेट करने के लिए लाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है, एंड टू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल। Okay, now second one is, I think, carbon dioxide. Who is going to explain me carbon dioxide? Yes, Shreya. Yes, ma'am. Ma'am, if the concentration of carbon dioxide increases, then it will increase the CO2 fixation in plants, and this can damage the plant over longer period, and it can also increase the photosynthesis rate. Okay, तो अगर concentration CO2 का increase हुआ है तो photosynthesis rate increase होगा या decrease होगा? Anyone can answer. Increase होगा. Okay, but ये इसका response जो है वो C3 and C4 में vary कर सकता है? Yes, yes. अगर सपोज लोअर कंडीशन है, मींस यहाँ पे CO2 को साथ ही साथ आपको लाइट इंटेंसिटी से भी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर लाइट की कंडीशन लो है कंपैरेटिवली, तो C3 या C4 हो, दोनों की ही ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे एट एनी काइंड ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2। बट अगर लाइट इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी है तब वहां पे C3 C4 का क्या होगा, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रेट भी इंक्रीज होने लगेगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर लाइट बेटर नहीं मिलेगी तो जो भी CO2 है उसका फिक्सेशन भी आगे नहीं हो पाएगा। फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है तो सेकेंड रिएक्शन ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा, एंड अगर सेकेंड रिएक्शन नहीं हो पा रहा है तो इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस कभी भी कंप्लीट होगा ही नहीं। ये चीज है। देन दूसरी चीज कि अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है तो ऑफ कोर्स C3 प्लांट्स जो है वो बेटर रिस्पॉन्स शो करते हैं, क्योंकि वहां पे अभी फोटो रेस्पिरेशन जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। सो लॉस ऑफ CO2 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस C4 प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो उस चीज की वजह से CO2 का मींस बेटर प्रोडक्टिविटी या बेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू C3 प्लांट्स बेटर या इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उनकी यील्ड जो है वो कैपेसिटी जो है वो आगे चल के बढ़ जाती है। जबकि C4 प्लांट का कैसा है, उनका अडेप्टेशन ही किस बात पे हुआ है, ऑन हाई टेम्परेचर, लो CO2 एंड लो वाटर अवेलेबिलिटी। तो उनका इवोल्यूशन इस बेसिस पे है, इसीलिए एक्सेस CO2 उनके लिए फ्यूचर में इतना हेल्प नहीं करता। इट वोंट अफेक्ट दैट मच, दैट इज द मेन रीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा थर्ड लिमिटिंग फैक्टर है, दैट इज द टेम्परेचर। Okay, who will explain? ओके, प्रशंसा, ध्रुव, श्रेया, इन तीनों को छोड़कर और बाकी बच्चे, चेतन एक्सप्लेन करोगे टेम्परेचर? और मे बी आई थिंक रुचिर है क्लास में। हेलो मैम। यस यस मैम, टेम्परेचर भी एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर अगर 35 to 40 डिग्री होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा चला जाता है तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो कम हो जाता है। ओके ओके, सो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या ये दोनों C3 C4 दोनों के लिए एप्लीकेबल है या ओनली वन? यस मैम, C4 एंड C3 के लिए एप्लीकेबल, दोनों के लिए है। सो मींस यू आर सेइंग कि अगर हायर टेम्परेचर हुआ तो C3 और C4 दोनों का ही रिस्पॉन्स जो होगा वो
कम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? नो मैम, मैम C4 का थोड़ा सा ज्यादा है, C4, हाँ C4 ज्यादा होगा और C3 कम। क्योंकि C4 Right. ट्रॉपिकल रीजन्स में है ना ये। अगर हम करेक्ट अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो C4 प्लांट ऑफ कोर्स हायर टेम्परेचर पे बेटर रिस्पांस देता है, इट शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि C3 प्लांट है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर उस रेंज से हम बाहर इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो C3 प्लांट की परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है। सो ये इसीलिए वो जियोग्राफिकल एडेप्टेशंस हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो हेल्प करता है फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन का मीनिंग है, चैप्टर फोटोसिंथेसिस है, सारे फैक्टर्स जो है वो कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस के लिए ही बोले गए। ओके, सो सारे फैक्टर्स को रिलेट करना है, हायर रेट, लोअर रेट, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फोटोसिंथेसिस। सो यस, इन C3 प्लांट टेम्परेचर डज शोज एज अ लिमिटिंग फैक्टर C3 प्लांट में। Then fourth one and the last one is water. This is the easy one. Okay, Shreya, you have raised your hand, but I really want कि कोई और बच्चा भी explain करे। भाग्यश्री, भक्ति, हर्ष, केतकी, मैत्रेय, बहुत सारे बच्चे जो आंसर कर सकते हैं और सारे ब्राइट भी हैं, सबने क्लास भी अटेंड की है। ओके, समीक्षा। मैम वाटर ज्यादा होने के वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और उसकी वजह से CO2 की अवेलेबिलिटी भी लेस हो जाती है और ज्यादा पानी होने की वजह से उनके लीव्स भी विल्ट हो जाते हैं, से सड़ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। अगर स्टोमेटा क्लोज हो रहा है वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द गैसियस एक्सचेंज और CO2 का इनटेक जो है वो हैम्पर हो जाता है, वो रुक जाएगा। अगर वो रुक गया तो ऑफ कोर्स आगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही कंप्लीटली रुक जाएगा। सो इवन दो लाइट अवेलेबल है बट फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या वो लिमिट हो जाएगा, रुक जाएगा, या फिर कम स्लो रेट में होने लगेगा। दैट विल बी द कॉज। और ओवरऑल अगर ये चीज हुआ तो इन फ्यूचर जो पूरे का पूरा लीफ का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट हो जाता है और कह लो कि रिड्यूस होने लगता है एंड इट कॉजेस डैमेज इन द लीफ, डेथ ऑफ द सेल्स, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होने लगेंगी। सो दैट्स व्हाई वाटर आल्सो एक्ट एज वन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। ओके, चेतन, जो आपने क्वेश्चन पूछा लीफ स्ट्रक्चर एंड क्लोरोफिल कंटेंट, वो वाटर के लिए पूछा आपने कि वाटर का लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो वो भी अफेक्ट होंगे, ऐसा पूछा आपने? नहीं मैम, फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर। ओके, मींस कि क्लोरोफिल का सर्टेन स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो, डिपेंड करता है कि सर्टेन लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, मींस फोलिएज लीव्स, स्केली लीव्स, इनका प्रेजेंस हैम्पर करता है कभी कभी। बट क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज किसको कर सकते हैं, उनका अडेप्टेशन आसपास के कैरेक्टरिस्टिक्स के बजाय अपनी बॉडी में होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को पहले करेक्ट करता है थ्रू आउट इवोल्यूशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन डे, इट्स 1000 ऑफ इयर्स इवोल्यूशन, क्योंकि सबको अपना सर्वाइवल करना है। तो जो दैट पर्टिकुलर लीफ स्ट्रक्चर है वो अपने आप ही जियोग्राफिकल कंडीशन प्लस ये जो 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, इनके प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से वो स्ट्रक्चर, उनका खुद का लीफ स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशली उनके साथ जो सेकेंडरी क्लोरोफिल्स हैं, जो एक्सेसरी क्लोरोफिल्स हैं, उनका कितना प्रेजेंस होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें प्लांट अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो वो जेनेटिकली भी मॉडिफाई करते रहता है। सो वो एक ऐसी चीज है, वो ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि वो लिविंग कैरेक्टर है, लिविंग मींस बायोटिक फैक्टर है, तो वो अपने आप थ्रू आउट द टाइम चेंज होता रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लास्ट, मीन्स ये लास्ट पोर्शन था इस चैप्टर का। अब आप लोगों का सेकेंड टाइम ये चैप्टर हो चुका है, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन कि आप लोग इस चैप्टर के लेवल 1
एंड 2 सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, सिंसियरली करोगे। कितने बच्चों ने किया है, स्टार्ट किया है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, या ऑलरेडी कर चुके हैं? ओके, अदर देन चेतन, बाकी बच्चे? सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई थिंक हम लोगों ने इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं, आपको पीडीएफ भेजा है मैंने। तो उसके अलावा लेवल 1 एंड 2 होना चाहिए, क्योंकि वो एक बार सॉल्व कर लिया तो मीन्स समवेयर अराउंड 200 क्वेश्चंस 300 क्वेश्चंस के लिए आप सॉर्टेड हो जाओगे। फिर अब आपको इस ईयर के एंड में 12th सेशन जब हो जाएगा उसके बाद ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर आपको टेंशन भी नहीं होगा, एक बार चैप्टर डन खत्म तो सिर्फ 12th के सिलेबस पे फोकस करना। ओके समीक्षा, आई अंडरस्टैंड। हमारा मॉर्निंग की क्लासेस है ना, 2 क्लासेस हैं हमारी मॉर्निंग में, तो डोंट वरी, मैंने जो आपने सोचा है वही मैंने भी प्लान किया है। तो आपका पहला कल, एज वी डिस्कस्ड, कल की मॉर्निंग क्लास में सबका जो रिविजन चैप्टर्स हैं, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, याद है ना सबको? सबको पढ़ के आना है, क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। तो अब तक yes, चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कोई और कंसर्न्स, कोई कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपको रिपीट पे सुनना है, वो चीज समझना है फिर से, तो वो कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो टुमारो। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो 1.5 आवर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दीज 2 चैप्टर्स, और उससे रिलेटेड जो भी कंसर्न पॉइंट्स हैं। कोई एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो वो आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, तो डिस्प्ले करके मैं आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और जो सैटरडे को होगा, मींस सैटरडे को भी हमारी मॉर्निंग क्लास है। आप लोगों का टेस्ट कब है सैटरडे को, सिन्नर वाले जो बच्चे हैं? मैम सैटरडे को नहीं है मैम, लेकिन अभी तक टाइम टेबल नहीं आया। अच्छा, 10:30 to 12 तो आपकी क्लास है, आई थिंक 12 o'clock के बाद ही होगा। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन रखो, मैं कंफर्म कर लेती हूँ कौन से टाइम पे है। तो सैटरडे की जो मॉर्निंग क्लास होगी, तो बाय डिफॉल्ट प्लांट किंगडम प्लस एनिमल किंगडम का आपका कॉर्डेटा पोर्शन आ रहा है, तो मैं फॉर अ चेंज नॉन कॉर्डेटा की बजाय कॉर्डेटा ले लेती हूँ। और वेरी सून बाकी सेंटर्स के बच्चों का भी टेस्ट आने ही वाला है, तो हमें मैं आप लोगों का टेस्ट उसके हिसाब से आप लोगों के लिए भी एडवांस रिविजन हो जाएगा। मेजर टेस्ट वगैरह भी अब देने वाले हो, तो वो सब देने की मींस वो सारी प्रिपरेशंस के लिए ये शुरू से इनिशियल चैप्टर से हम रिवाइज कर लेंगे। तो बस एक ही डिफरेंस ये रहेगा, यूजुअली एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेटा हम पहले रिवाइज करते, बट फॉर अ चेंज सैटरडे को हम कॉर्डेटा पहले रिवाइज करेंगे। और इन केस आप लोगों के पास अपने कोई पर्सनल डाउट है तो भी कल हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों क्लास है, आज भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। सो इन बिटवीन सेशन भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो, जस्ट चैट पे मेंशन कर दो, तो एंड ऑफ द सेशन में वो आपके क्वेश्चंस ले लूंगी। ओके, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि क्लास रहेगी तभी डाउट पूछना है। व्हेनेवर यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम देयर, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके, शैल वी मूव अहेड टू द रेस्पिरेशन पार्ट? इतना सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, विल डू वन थिंग। वैसे भी ये जो सेशन है इसका टाइम आउट होने वाला है, 2 to 3 minutes हार्डली लेफ्ट, सो यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द अदर लिंक। तो हमारे पास सेपरेट प्रॉपर लिंक बन जाएंगे, मेरे लिए डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। ये चैप्टर के सारे क्वेरीज अलग लिंक में रहेंगे, तो अलग रिकॉर्डिंग रहेगी। सो एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग द अदर लिंक प्लीज।